इस कंटेनर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सॉल्यूशन को फिल कर दिया इस तरीके से। ये लीजिए, ये कोई इन्होंने इसमें एक सॉल्यूशन को डाल दिया। ये लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, क्लियर है। और इस सॉल्यूशन को मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका है बेटा? कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं कहूं कि इस तरीके से एक मैंने मेटल की स्ट्रिप को रख दिया, ठीक है। लेबोरेटरी में कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे होंगे साइंटिस्ट लोग, क्लियर है। और उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई हाथ में रॉड आ गई और उस रॉड से उन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया, अंडरस्टूड है, क्लियर है। ये एक मैंने इस तरीके से एक मेटल की रॉड डाल दी। अब गलती से जब ये चेक किया गया तो ये जिंक की रॉड थी। किसकी रॉड थी? ये जिंक की रॉड। जो मेटल उन्होंने उठाया था वो गलती से उनके पास में क्या आ गया? जिंक रॉड आ गई। और इस कॉपर सल्फेट के कारण जो इस सॉल्यूशन का कलर डेवलप हुआ होगा वो ब्लू कलर होगा। हाँ या ना भाई, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है तो कॉपर सल्फेट के कारण हुआ क्या होगा? आ रही बात समझ में? ब्लू कलर हुआ होगा। तो अभी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और घुमा करके गलती से उन्होंने इस रॉड को इसी में ही छोड़ दिया। ये घुमाया, डिसॉल्व हो गया कॉपर सल्फेट। अपन करते हैं ना यार, किसी ग्लास में किसी चीज को घुमाया, चम्मच उसी में छोड़ देते हैं, आलसी है ना। वैसे ही ये भी प्रोसेस था कि उन्होंने इस रॉड को इसी में छोड़ दिया। और कुछ समय बाद देखा तो देखते ही बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं उनके सामने आई। ये देखिए हुआ क्या, और उसी चीज को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज बड़े ध्यान से समझना कि कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने इस मेटल स्ट्रिप को देखा, ये रही इनके पास में मेटल स्ट्रिप, तो मेटल स्ट्रिप की हालत कुछ ऐसी हो गई, क्लियर है। जो मेटल स्ट्रिप इतनी बढ़िया थी वो मेटल स्ट्रिप अब कुछ ऐसी हो गई। सॉल्यूशन के अंदर अभी भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का फिल है। ये लीजिए, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स अभी भी इसमें फिल पड़ा है। लेकिन अब अगर पूरे प्रोसेस को नोट किया जाए कि अब हो क्या क्या रहा है, आ गई बात समझ में? क्लियर है। तो हमने देखा कि यहां पर रेडिश ब्राउन पीपीटी डेवलप हुआ। क्या हुआ? एक रेडिश ब्राउन पीपीटी डेवलप होना स्टार्ट हो गया, क्लियर है। और इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब कलर फेड होना स्टार्ट हो गया। और यहां पर एक रेडिश ब्राउन कलर आपको दिखना स्टार्ट हो गया। किसका? कॉपर का। ये लीजिए, ये रेडिश ब्राउन जो पीपीटी है वो बनना स्टार्ट हुआ। किसका बेटा? कॉपर का बनना स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने देखा कि यार यहां पर तो ये कुछ गर्म हो गया है, ये कंटेनर क्या हो रहा है? कुछ गर्म हो रहा है। तो इन्होंने यहां पर एक थर्मामीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? इस तरीके से थर्मामीटर। और इस थर्मामीटर से इन्होंने देखा कि यार यहां पर तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं था, लेकिन यहां टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। इसका मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। क्लियर है क्या बेटा? और उन्होंने देखा ये प्रोसेस तो अपने आप है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं क्या स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट प्रोसेस। ये तो अपने आप हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ये सारी चीजें देख करके आ रही है बात समझ में, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो ब्लू कलर आ रहा था वो ये Cu+2 आयन के कारण प्रोड्यूस्ड हो रहा था। जो ये ब्लू कलर आया वो किसके कारण आया? Cu+2 आयन के कारण आया। अब उन्होंने कुछ चीजों को यहां पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली चीज उन्होंने देखा, नंबर 1,
कि मैं कहूं कि वेट ऑफ जिंक रॉड, जो ये रॉड थी जिंक की, इसका जो वेट था, पहले तो ये था, अब यहां पर ये कुछ कम हो गया है, तो वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हुआ बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अरे ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये वेट कैसे कम हुआ, आ गई बात समझ में। और दूसरा पॉइंट जो था वो था कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फैड, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, फैड हुआ, धीरे धीरे ब्लू कलर सॉल्यूशन कम होने लग गया। आ गई बात समझ में। तीसरी चीज, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बॉटम में इकट्ठा हुआ, तो मैं ये कहूं कि रेड ब्राउन पीपीटी आना स्टार्ट हुआ, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आना स्टार्ट हुआ, कहां पर, एट द बॉटम, ये लो, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट कहां है बेटा, बॉटम में आना स्टार्ट हुआ। आ गई बात समझ में। और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट चीज थी फोर्थ, कि टेम्परेचर, मैं अगर आपसे कहूं कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और ये अगर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस सिस्टम से सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हीट रिलीज हो रही है। यस या नो, ये क्या हो रही होगी बेटा, हीट रिलीज हो रही होगी। फिर उन्होंने पता लगाया, यार अगर ये सारा सिस्टम हो रहा है और वो भी एक रिएक्शन के दौरान हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रही है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है, तो बोले ऐसा हो क्यों रहा है। क्लियर है, इस चीज को उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस जिंक की रॉड को सॉलिड में कन्वर्ट किया था, तो 100% ये Zn+2 में कन्वर्ट हो गई होगी, एक्वस में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे। दैट मीन्स 101% यहां पर इस जिंक रॉड का क्या हुआ होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के कारण ही इस वेट ऑफ जिंक रॉड का मास क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिंक का। फिर उन्होंने देखा कि भाई जो इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के कारण ब्लू कलर का सॉल्यूशन डेवलप हो रहा था, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब धीरे धीरे कम हो गया। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज हो गई। तो मैं ये कहूं कि मेरे पास यहां पर इस सॉल्यूशन में अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या हुई होगी बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई होगी। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज हुआ है, तो अमाउंट ऑफ कॉपर तो उतना का उतना था, वो कॉपर का अमाउंट गया कहां। तो उन्होंने देखा कि जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कि ये Cu+2 एक्वस जो अंदर था, जो ये आयन इसमें मूव कर रहे थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जो निकल रहे हैं, और इस तरीके से कॉपर सॉलिड को डेवलप कर लिया, जिसका कि हमें रेड ब्राउन पीसीपीपीटी मिल रहा है। क्लियर है ना। और इस पूरी चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व किया तो देखा कि यार ये तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, ये Zn, आ रही है बात समझ में, सॉलिड फेज में है, और यहाँ पर ये Cu+2 एक्वस में है। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर ये Zn+2 ओहो एक्वस में आ गया। क्लियर। और यहाँ पर ये Cu+ सॉलिड में आ गया। इस चीज को उन्होंने देखा और पूरी रिएक्शन को उन्होंने कहा ओहो, तो इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है। मेरी बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। इस रिएक्शन को देख करके उन्होंने अनुमान लगाया कि ये तो ऑक्सीडेशन है, और ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। क्लियर है। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट से इन्होंने देखा कि ये तो एक नेट रेडॉक्स रिएक्शन है, नेट रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे कि यहां से यहां तक जिंक से Zn+2 का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां से कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। ये सारा का सारा प्रोसेस डायरेक्ट था,
ये एक ही कंटेनर में रिएक्शंस हो रही थी और ये जो हीट रिलीज हो रही है तो वेस्ट थी। तो अब इस रिलीज हीट को अगर मैं किसी भी तरीके से देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है, ये प्रोसेस सारा एक साथ हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट प्रोसेस। क्या कह रहा हूं? डायरेक्ट प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को अब अलग अलग कंटेनर में करा लिया जाए और जो हीट रिलीज हो रही है अगर उसको काम में लिया जाए, क्लियर है, तो यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी ना किसी डिवाइस के जरिए, और उस डिवाइस को हम कह रहे हैं सेल। बात समझ में आई क्या? तो ये तो था डायरेक्ट प्रोसेस। अब इसी डायरेक्ट प्रोसेस को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है, अब हम ऑक्सीडेशन को अलग कंटेनर में करा लें और रिडक्शन को एक अलग कंटेनर में करा लें। क्लियर है? और जो हीट रिलीज हो रही है और जो यहां से हीट रिलीज हो रही है उस हीट रिलीज को हम एक प्रॉपर काम में लें तो केमिकल एनर्जी अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में। बोलो, मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में आई क्या? फिर इस पूरे चैप्टर की जो कि मैं रेडॉक्स में आपको ट्रिक सिखाता हूं, वो ट्रिक पे मैं सीधा आता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का साइंटिस्टों के माइंड में कैसे आया कि हाँ ये डेवलप होना चाहिए, ये किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस आगे इस तरीके से होगा। क्या ये मेरी बात अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? तो हम अब आगे बढ़ते हैं और एक रिएक्शन की तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी। पहले ये बताओ, यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट बेटा? किसी भी तरह का कोई डाउट? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक डायरेक्ट प्रोसेस था, अब हम इनडायरेक्ट प्रोसेस पर आ रहे हैं और उस इनडायरेक्ट प्रोसेस को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। बोलो, क्लियर? तो आओ सबसे पहले अब मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं इस चैप्टर की, जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, जहां से हमें इस चैप्टर के अंदर एंट्रेंस लेनी है। क्लियर है? तो आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जानते हो कि मैं एक ट्रिक हमेशा लेकर के चलता हूं। आ रही है बात समझ में? और उस ट्रिक से ही मैं सारा काम अपना कर लेता हूं। क्लियर है? कैसे? याद करो, मैंने आपको सिखाया था लियो द लॉयन गॉस गियर। ये लीजिए, लियो द लॉयन गॉस गियर। अब मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि इन पर भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी है, वो ट्रिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे कि है क्या। पहले हम इसका मतलब समझ लें कि ये लियो हमारे लिए इस पूरे चैप्टर में, मैं ये पूरा चैप्टर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दो शब्द लियो और गियर तो आपके माइंड में अंदर उतर जाने चाहिए। क्लियर है? देखिए, ये लियो और गियर का मतलब है क्या। सबसे पहले मैं ये चीज समझ लूं, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन और O फॉर ऑक्सीडेशन। जब भी किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस सिस्टम का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आ रही है बात समझ में? और मैं कहूं G का मतलब होता है गेन, E का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और R का मतलब होगा रिडक्शन। आ रही है बात समझ में? तो गेन, इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। अब ये हुआ कैसे? मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि कोई मेरे पास में X न्यूट्रल फेज में, ये लीजिए चार्ज 0 लगा रहा हूं, तो कोई एलिमेंट मेरे पास में है और वो न्यूट्रल फेज में है जिसके ऊपर चार्ज 0 है। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो डेफिनेटली ये X प्लस N में कन्वर्ट होगा और ये N इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। से यस या नो? या मैं ये कहूं कि कोई Y एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन माइनस है और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज 0 और इसने N इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए। क्या ये दोनों ही प्रोसेस मेरे पास में ऑक्सीडेशन के हैं क्या बेटा? इसी तरीके से अगर मैं रिडक्शन पे आऊं और मैं ये कहूं
कि ये लीजिए x प्लस n कोई भी एलिमेंट मेरे पास में किसी ना किसी n ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये n इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो डेफिनेटली क्या ये x जीरो इस तरीके से बना लेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि ये y मेरे पास में जीरो है और इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या ये मेरे पास में yn बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए इसलिए साइन कैसा आ जाएगा, इसके पास माइनस आ जाएगा। आइए फिर मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई मेरे पास में एलिमेंट x है और मैं ये कहता हूं कि ये प्लस n1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां से ऑक्सीडेशन के दौरान ये x प्लस n2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो क्या मेरे को अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज होंगे, तो देखिए यहां से और यहां पर तो मैं ये कह सकता हूं कि n2 ऑलवेज ग्रेटर देन n1 होगा, यस या नो। कहने का मीन्स ये हुआ कि n2 माइनस n1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे क्या बेटा इस पूरे प्रोसेस में, बोलो बेटा यस या नो। तो साथ साथ रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हम लोगों की यहां पर समझ में आती जा रही है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई क्या। तो n2 माइनस n1 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में रिलीज होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर y माइनस का n2 ले लूं, बड़े धैर्य से समझना, y माइनस n2 ले लूं और अगर अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं तो क्या n1 माइनस n2 y इलेक्ट्रॉन n1 माइनस n2 अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो क्या ये प्रोसेस अब एक रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और इस रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या मैं आसानी से इसको y इजिकल टू ये लीजिए माइनस n1 लिख सकता हूं क्या बेटा, बोलो ये चीज समझ में आई, क्लियर है। तो ये मेरे पास में पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है और ये मेरे पास में पूरा प्रोसेस रिडक्शन का है। मैं ये समझ सकता हूं कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है। अब कहीं पे भी ये लीजिए, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो वो मेरे पास में ये लीजिए, ये मेरे पास में कहलाएगा क्या बेटा, बोलिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन जिन एलिमेंट का हो या किसी भी सिस्टम का हो, या मैं कहूं किसी भी ग्रुप्स का हो, या मैं कहूं किसी भी सब्सटेंस का हो, तो वो सब्सटेंस मेरे पास में क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिन जिन का ये प्रोसेस, आ रही बात समझ, रिडक्शन का हो रहा होगा, दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे, ये सारे मेरे पास में क्या कहलाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई क्या, ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्लियर, ये कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ये कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ये चीज पता करनी होगी कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 101% जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे। क्लियर है ना। अब सुनो, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं वो सारे के सारे लेविस एसिड होंगे क्या बेटा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना वो सारे लेविस बेस होते हैं। ये लीजिए, क्लियर है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं सारे मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की होती है। क्लियर, सारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं क्या वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, यस या नो। तो आप कहोगे यस। जो एलिमेंट्स जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा
वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखते हैं, इसलिए वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं इसमें भी एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल के बारे में बात करूं तो एल्कलाई मेटल आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्कलाई अर्थ मेटल। व्हाई? क्योंकि एल्कलाई मेटल इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, इसलिए एल्कलाई मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कंपेयर टू अल्कलाई अर्थ मेटल। बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं ये बात कहूं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन या मैं कहूं कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे तो कौन सा नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसी चीज पर डिपेंड करती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर है? जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड्स वगैरह जितने भी बनते हैं, तो आप देखिए फ्लोरीन बड़ी जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है बिकॉज साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उसके पास में है और अच्छे से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो फ्लोराइड इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? तो नॉन मेटल जितने भी होंगे वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे और जितने भी मेटल्स होंगे वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखिए ये प्रोसेस जो हो रहा है ऑक्सीडेशन का, क्लियर है? तो जब भी कभी मैं एक सेल बनाऊं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊं, क्लियर है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोसेस कहां होगा? क्लियर है? तो याद रखिए एनोड के हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के बनाए जाते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट से हमेशा एनोड का डेवलपमेंट होता है और एनोड पर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कौन सा होता है बेटा? अंडरस्टूड है? अब आपके समझ में आ गया होगा कि एनोड पर जो प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि साहब कैथोड, तो कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है और जितने भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा कैथोड बनाया जाता है। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई क्या? कि जितने भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनका एनोड बनेगा और जितने भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मोस्टली उनका हम कैथोड बना लेते हैं। बोलो मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? शालू जी बेटा क्लियर है क्या? यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा कि एनोड किसका बनेगा और कैथोड हम किसका बनाएंगे? क्लियर है? ये कैथोड में और ये एनोड में। जब मैं इसका एनोड बना रहा हूं, क्लियर है, और इसको मैं लिख रहा हूं तो इसका कोई लिखने का एक तरीका भी होगा, एक क्राइटेरिया भी होगा। क्लियर है? तो एनोड के अंदर जब भी मैं किसी चीज को लिखूंगा, आ रही बात समझ, कोई भी सेल पोटेंशियल को मैं मेंशन करूंगा, क्लियर है, तो वो सेल पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीडेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है? जबकि यहां पर कोई भी सेल पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। ये लीजिए ई नॉट रिडक्शन। क्लियर है? या मैं ये ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और क्या मैं इसको इस तरीके से EOXI भी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इसी तरीके से जर्नली ये लीजिए ई रिडक्शन, और मैं यहां पर इसको ई नॉट रिडक्शन भी लिख सकता हूं। ये सारी चीजें मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, ये प्रोसेस क्या है, इसको क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले क्या ये चीज समझ में आ गई कि कौन मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर कैटेगरीज आ जाए तो कौन क्या होगा? एक बार आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पहले इसको लिखिए ताकि ये याद हो। क्लियर है बेटा?
तो आपको पता लगे कि मैं किसको ऑक्सीडाइजिंग मान रहा हूं और किसको रिड्यूसिंग मान रहा हूं, क्योंकि इसी के ऊपर एक टेबल चलेगी, उसी टेबल से आप सब कुछ याद करोगे। क्लियर है बेटा? जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, आप देखिए, इस चीज को कॉपी कीजिए आप अच्छे से। हाँ जी शालू जी, यहां तक बेटा बिल्कुल क्लियर था? कोई डाउट यहां तक? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो अब हमारे पास में सीधा बचता है बेटा कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सीधा हम आते हैं टू द पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर और हम सीधा स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से होता है। हम बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों की यहाँ पर स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा टाइप है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? देखिए, अभी कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं किस तरीके से जनरेट कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि फ्री रिएक्शन कैसी होती है और किस तरीके से इन पर काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं इसको बिल्कुल छोटा सा ऊपर लिख रहा हूं। अब आप लोग बड़ा ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि मैं किस तरीके से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। क्लियर है? देखिए, आ रही बात समझ में? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से मैं यहां पर काम में लूंगा, आइए इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर? बड़ा ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इस तरीके से मेरे पास में कोई एक कंटेनर है। डन बेटा? ये लीजिए, ये मेरे पास में एक कंटेनर है। बहुत बारीकी से एक एक चीज को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे से आपके समझ में आना चाहिए। ये मेरे पास में एक दूसरा कंटेनर है। क्लियर है? ये लीजिए, मैं इन दोनों कंटेनर को बड़े ठीक से आप लोगों के सामने बना देता हूं। क्लियर है? ये मेरे पास में एक कंटेनर है।
ये मेरे पास में एक दूसरा कंटेनर है, डन। आ रही है बात समझ में? अब इन दोनों कंटेनर्स के अंदर मैं कुछ सॉल्यूशन फिल करता हूं। सबसे पहले आप वो देखिएगा कि मैंने यहां पर, ये लीजिए, कुछ सॉल्यूशंस को फिल कर दिया है, ठीक है। ये लीजिए, यहां पर भी मैं कुछ सॉल्यूशंस को साथ में फिल कर रहा हूं। अब वो सॉल्यूशन क्या है आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैंने यहां पर, ये लीजिए, ये सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर फिल करना स्टार्ट किया, किसका? किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइटिक का। और मैं यहां पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाल रहा हूं। क्लियर है? बड़ा ध्यान से इन छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही बिल्कुल एज इट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जितनी भी होती हैं हेल्प करती हैं बूस्ट करने में, और हमें समझ अच्छी मिलती है। यहां पर इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और जिसको मैंने लिया है 1 मोलर। कितना लिया है? 1 मोलर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिया है। क्लियर? अगर जिंक सल्फेट का लिया है तो डेफिनेटली Zn+2 और SO4-2 आयन यहां पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? और ये सॉल्यूशन के अंदर मैं एक एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसा क्यों? यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट का ही एक्वस सॉल्यूशन, और वो भी 1 मोलरिटी का लिया है, तो डेफिनेटली यहां पर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि मैंने 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया है। अब अगर मैंने 1 मोलरिटी का ये एक्वस सॉल्यूशन लिया है, क्लियर है, 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन अगर मैंने लिया है और मैं इन दोनों को बराबर रख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं क्या कह रहा हूं? सॉल्यूशन वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बड़ा धैर्य से समझना, ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल और वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब आप इस चीज को देखिएगा कि मैं यहां पर एक मेटल की स्ट्रिप को लगा रहा हूं इस तरीके से। ये लीजिए कि मैंने क्या किया, एक मेटल की स्ट्रिप को लगा दिया है। क्लियर? ये लीजिए कि मैं यहां पर एक बड़ी आराम से एक मेटल की स्ट्रिप को इस तरीके से, ये लीजिए, लगा रहा हूं। ये लीजिए एक मेटल की स्ट्रिप को मैं यहां पर इस तरीके से, ये लीजिए कि ये मेटल की स्ट्रिप को मैंने यहां पर लगा दिया है। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? या मैं इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर देता हूं, और यहां पर भी मैंने एक मेटल की स्ट्रिप को लगा दिया है। ये लीजिए, क्लियर है? ये लीजिए, ये मेटल की स्ट्रिप को भी मैंने यहां पर लगा दिया है। क्लियर है? अब इस मेटल की स्ट्रिप को जर्नली मैं कह रहा हूं कि ये मेटल की जो स्ट्रिप है मेरे पास में, ये जिंक है। क्लियर है? कैसी है ये? जिंक की मैग्नेटिक स्ट्रिप है। और इसी तरीके से मैं इस मेटल की जो स्ट्रिप मैंने डाली है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में कॉपर की है। क्लियर है बेटा? यहां तक बिल्कुल छोटी छोटी चीजें क्लियर है। पहले तो कंस्ट्रक्शन बहुत बारीकी से हम समझ रहे हैं कि होगा क्या, किस किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होगा, कौन कौन सी चीज इसमें काम की है, वो हम सारी चीजें डाल रहे हैं। बिल्कुल 9th-10th के बच्चों की तरह मैं आपसे ट्रीट करते हुए इस चीज को डेवलप कर रहा हूं। ये आएगी तो इससे सारी प्रॉब्लम समझ में आएंगी। क्लियर है? अब मैंने ये स्ट्रिप इसमें डाल दी है। क्लियर है? ये मेरे पास में जिंक की स्ट्रिप है, और मैंने इस जिंक की स्ट्रिप को और इस स्ट्रिप को किसी वायर के जरिए यहां से इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है।
क्लियर है? धन्यवाद अंसराज जी, आपको बहुत बहुत। ठीक है, इस मेटल स्ट्रिप को मैंने जोड़ दिया है। क्लियर है बेटा? यहां पर मैं एक M लगा देता हूं और यहां पर मैं कोई R लगा देता हूं, स्विच लगा दिया वगैरह वगैरह। तो जैसे ही मैंने इस मेटल स्ट्रिप को इससे जोड़ दिया, क्लियर है? और ये M का मतलब यहां पर आप ये मान के चलिए कि मैं यहां पर बल्ब लगा रहा हूं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और मैं यहां पर इस मेटल स्ट्रिप को जो कि मैंने ऐड किया है, ये लीजिए, पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ये देखिए कि मैंने किया क्या है। यहां पर ये लीजिए, इस तरीके से एक वायर मैंने लगा दिया है। यहां पर मैंने एक M, जिसको कि मैं बल्ब कह रहा हूं, और यहां पर एक कोई K स्विच लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कोई K स्विच लगा दिया है। ये लीजिए, और यहां पर ये मेरे पास में बल्ब है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये दो मेटल के स्ट्रिप्स मैंने लगा दिए। ये मेटल की स्ट्रिप मेरे पास में जिंक की है और ये मेटल की स्ट्रिप मेरे पास में कॉपर की है। अब क्या इस सेल का एक एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैं कहूंगा कि ये एक एक्सटर्नल सर्किट इस सेल का कंप्लीट हो चुका है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं देखूं तो Zn+2 और SO4-2 दोनों आयन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और इसमें भी Cu+2 और SO4- दोनों आयन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो होगा क्या, ये आयन इस वायर के जरिए इधर पहुंच जाएंगे और ये आयन इस वायर के जरिए इधर पहुंच जाएंगे, और ये सेल पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। जो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस वायर के जोड़ने से पहले थी, अब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे इसका एक इंटरनल सर्किट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब वो इंटरनल सर्किट होगा क्या? तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर एक इसी तरीके से यू आकार की, ये लीजिए, क्या कर रहा हूं मैं, एक यू आकार की एक ऐसे ट्यूब को ले रहा हूं। ये लीजिए, ये एक यू आकार की मैं यहां पर एक ट्यूब बना रहा हूं, और इस यू आकार की ट्यूब को कुछ इस तरीके से मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये लीजिए, ये एक यू आकार की मेरे पास में ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर अब मैं कुछ चीज डाल रहा हूं, वो मेरे लिए काम की है। और इस यू आकार की ट्यूब को हम कहते क्या है, वो पहले बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कहता हूं सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में जो मैं भरूंगा वो भरूंगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या फिल करूंगा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है क्या? सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl हो सकता है। आ रही है बात समझ में? यहां पर मैं KCl ले सकता हूं, KNO3 ले सकता हूं, NH4Cl ले सकता हूं, ये KNO3 ले लिया, ये मैंने NH4Cl ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक्सेट्रा। प्लस अगर 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 अब ये अगर अगर क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट में डालने पर ये इलेक्ट्रोलाइट जेल की तरह बन जाती है, और ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल करने के बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको ग्लास वूल से बंद कर रहा हूं। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल कर दिया है, और यहां पर क्या लगा दिए बेटा? ग्लास वूल मैंने लगा दी है। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ग्लास वूल। ग्लास वूल, कांच की रुई जिसको अपन कहते हैं। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है?
ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होती है, जितनी स्पीड से कैटायन जाएगा उतनी ही स्पीड से एनायन जाएगा, उनको हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्लियर हुआ बेटा? द मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन विल सेम। जितने भी कैटायन और एनायन होंगे अगर उनकी मोबिलिटी सेम होती है तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास क्या कहलाते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब ये सॉल्ट ब्रिज लग जाने के कारण हुआ क्या? इधर के आयन इधर नहीं आ पाए और इधर के आयन इधर नहीं आ पाए। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। पहला, सॉल्ट ब्रिज लगाने से इंटरनल सर्किट कंप्लीट होता है, और दूसरी चीज केमिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। केमिकल न्यूट्रलिटी का मतलब आयन की कंसंट्रेशन जो इधर है वो एट द टाइम मेंटेन है जब स्विच ऑफ है, और इधर की आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन है। आ रही बात समझ? और दूसरी बात, इधर के आयन इधर नहीं जा रहे और इधर के आयन इधर नहीं जा रहे, इसका ये फायदा होता है और ये एक इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। क्लियर है बेटा? आइए अब हम बिल्कुल बड़े धैर्य के साथ इन चीजों को समझते हैं कि अब हुआ क्या। बड़ा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास में जिंक की एक रॉड है, यहां से ये कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के जरिए यहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है, क्लियर है बेटा, वो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो मैं ये कहूं कि यहां पर पहला पॉइंट ये डाल के लिखूं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ रही बात सर, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हो रहा है। पहली चीज तो ये नोटिस कीजिएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने इसमें KCl डाला, तो KCl ब्रेक हुआ K+ में और Cl- में। क्लियर है? अब यहां पर ये जैसे ही Zn+2 कन्वर्ट हुआ होगा तो ये Zn+2 आयन इस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हुए होंगे। यस या नो? तो 101% यहां पर हुआ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यस या नो? और इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए होंगे। इस प्लेट के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए होंगे वो वायर के जरिए इधर आना स्टार्ट होंगे, तो डेफिनेटली इस प्लेट के ऊपर चार्ज जो जनरेट हुआ होगा उसको मैं कहूंगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए मैं इसको कहूंगा एनोड। क्या कहूंगा बेटा मैं इसको? एनोड। बात समझ में आ रही है? पहली चीज क्लियर है ना? अब जैसे ये ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो ये इस तरीके से रॉड का वेट कम होना स्टार्ट हुआ होगा और जिंक गुल गुल करके इस सॉल्यूशन में आने लग गया होगा। क्लियर है बेटा? तो जैसे ही ये Zn+2 सॉल्यूशन में आ रहा है तो क्या यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई क्या मेरे बेटा? इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन आना स्टार्ट हुआ, तो इस सॉल्यूशन के अंदर किसमें? इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ? Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। यस या नो? अगर Zn2 की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई तो इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो क्या मैं यहां से अब आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर अब मेरे पास में इस सॉल्यूशन के अंदर अब मेरे पास में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास में हो क्या रहा है। मैं ये इस तरीके से अलग अलग एरो निकाल रहा हूं, इसका मतलब समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, या मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ये देखो Zn+2 आयन इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? Zn+2 आयन इंक्रीज होता जा रहा है। अब हुआ क्या? आ रही बात समझ में? यहां पर इसके Cl- आना स्टार्ट हुए क्योंकि मोबिलिटी तो सेम है, और यहां पर
क्या ना स्टार्ट हुए, के प्लस आयन। देखिए ये के प्लस आयन, अब यहां पर जितना भी एक्स्ट्रा Zn+2 आयन सॉल्यूशन में आया था वो सारा का सारा Zn+2 आयन अब यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये Zn+2, ये भी Zn+2 और यहां पर ZnCl2 कंपाउंड बन जाएगा। तो जितने भी एक्स्ट्रा Zn+2 आयन थे वो इस सॉल्ट ब्रिज के चारों ओर जमा हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सॉल्यूशन में अभी भी इक्वल अमाउंट में Zn+2 और सल्फेट आयन रहेंगे। दैट मींस केमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ये फायदा है इस सॉल्ट ब्रिज का। और सॉल्यूशन में चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में, क्लियर है बेटा। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। क्वेश्चन ये क्या, ये सर आता ही रहेगा क्या, ये Zn+2 ऑक्सीडेशन होता ही रहेगा और सॉल्यूशन में आता ही रहेगा? नहीं बेटा, ये तब तक आएगा जब तक कि सॉल्यूशन और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना भी बढ़ा है Zn+2 के कारण, तो जितने भी एक्सेस Zn+2 है वो एक्सेस Zn+2 सब यहां आ जाएंगे और यहां पर ZnCl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सॉल्यूशन एक्वस है, वाटर है, तो ये Zn+2 वापस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और ये प्रोसेस वापस चालू हो जाएगा। इससे सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। बात समझ में आई? यहां तक पॉइंट मेरा क्लियर है बेटा। ये एनोड और यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहां हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ में आई? केमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। तो अगर मैं यहां पर शो करूं कि ये Zn सॉलिड में था और ये कन्वर्ट हुआ Zn+2 एक्वस में और इसने क्या कर दिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। क्या कर दिया है इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है अभी इस डायग्राम के अंदर? तो पहली तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से यहां पर ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं ना कि वेट ऑफ जिंक रॉड, पहला नंबर कि वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हुई होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हुई होगी। जो इस जिंक रॉड का मास है वो कम होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? अब इसी तरीके से मैं यहां आता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन सारे कहां गए, कॉपर की रॉड पर आ गए। अब ये जैसे ही Cu कॉपर था, ये +2 कॉपर रॉड है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और ये कन्वर्ट हुआ होगा Cu। तो इस सॉल्यूशन से कॉपर निकल करके इस तरीके से यहां पर धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया होगा। क्लियर है बेटा? अब जैसे ही ये कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ होगा तो होगा क्या कि मैं ये कहूं कि वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हो गई होगी और कंसंट्रेशन ऑफ Cu आयन डिक्रीज हुआ होगा। क्लियर है बेटा? इस सॉल्यूशन में जितने भी Cu+2 आयन थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते जा रहे हैं और यहां पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। क्लियर? तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। डन। इसमें क्या हुआ, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, बड़े ध्यान से अब आप समझिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, ये देखिए यहां पर क्या मैं इस चीज को मेंशन करके आपको कह सकता हूं क्या कि इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। ये लीजिए, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? आ रही है बात समझ? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन डिक्रीज हो रही होगी। और आ रही है बात समझ में, SO4-2 कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो, पहले इतनी बात समझ में आ रही है क्या शालू जी? ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या माइंड में? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, तब तो इतनी देर पढ़ाने का कोई महत्व है, अन्यथा ये बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा। यहां तक समझ में आई कि ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था
इसके अंदर कॉपर जाकर के यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए कॉपर की रॉड का वेट तो बढ़ रहा है और सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, सल्फेट आयन बढ़ते जा रहे हैं। इन सल्फेट आयन के कारण इस सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है। अब जितने भी एक्सेस सल्फेट आयन थे वो इस के साथ में पास के अंदर, ये लीजिए SO4-2, ये SO4-2, एक्सेस सल्फेट आयन जितने भी होंगे क्या वो यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही एक्सेस सल्फेट आयन यहां डिपॉजिट होंगे तो ये K2SO4 एक सॉल्ट बना लेगा और वो K2SO4 इजीली इसके अंदर डिसॉल्व होगा और केमिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों को मेंटेन करेगा। ये सॉल्ट ब्रिज का एक और फायदा है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है और यहां देख रहा हूं सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। फिर मैं नोटिस करूं कि जो मेरे पास में एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस तो रिडक्शन का है। आ रही है बात समझ में। इसलिए मैं इस टर्मिनल को कह रहा हूं कैथोड। क्या कह रहा हूं बेटा, कैथोड। बात समझ में आई क्या। इस टर्मिनल को मैं क्या कह रहा हूं, कैथोड कह रहा हूं। अब बड़ा ध्यान से देखिए, नंबर 2 क्लियर है। ये नंबर 1 हुआ और नंबर 2 में इसके ऊपर ही लिख रहा हूं फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ जो करंट हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट होगा। क्लियर है। जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो कैसा होगा बेटा, राइट टू लेफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर था, अब करंट का फ्लो इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, ये करंट का फ्लो इधर से इधर स्टार्ट हो गया है। क्लियर है बेटा। ये देखिए, ये करंट का फ्लो अब इधर से इधर हो गया है। इधर वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हुआ, इधर वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ गई। और फ्लो ऑफ करंट कहां जा रहा है बेटा, कॉपर टू जिंक। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि फ्लो ऑफ करंट कॉपर टू जिंक है, जबकि जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। पहली चीज को समझना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के अंदर आ रही बात समझ, करंट का फ्लो किधर से किधर होगा। तो बेटा जिंक टू कॉपर, सॉरी कॉपर टू जिंक करंट का फ्लो, कहने का मतलब कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा। मेरी बात क्लियर है क्या शालू जी से बेटा, यस या नो, यहां तक चीज समझ में आई क्या। क्लियर है बेटा। यहां तक मेरी बात बिल्कुल अच्छे से इस सेल के कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको समझ आ गई, बोलो बेटा। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं और आगे मैं आपसे ये कहूंगा कि अब इन सेल का अगर मैं प्रॉपर वे में नोमेनक्लेचर करूं तो ध्यान से देखिए, इस सेल को और इस सेल को कुछ कहा जाता है। क्लियर है बेटा। यहां पर इन सेल को मैं ये कह देता हूं AHCE, बड़े ध्यान से समझना, AHCE इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं। और उस सेल को मैं कहता हूं बेटा, आ रही बात है, CHCE। CHCE बोले इसका मतलब क्या है, आ रही है बात समझ में। देखिए, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, आ गई बात समझ में। क्या कहूंगा मैं इसको, एनोडिक हाफ सेल। क्लियर है। और उसको कहूंगा कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, आ गई बात। या फिर एनोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोड, कैथोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोड। पहले ये बताओ, ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई क्या। अब ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, पीछे जो तुम पढ़ के आए थे वो डायरेक्ट प्रोसेस था। देखो, ऑक्सीडेशन एक अलग कंटेनर में है, रिडक्शन एक अलग कंटेनर में है। इधर से जो अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, इधर से जो अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, वो यहां पर इस बल्ब को जाने में काम आ रही है। अब जो केमिकल रिएक्शन हुई अपने आप में स्पॉन्टेनियस, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई है किस में बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये पूरा का पूरा वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है।
क्या ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ? यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो फिर मैं अब आपसे टू द पॉइंट डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। सबसे पहली चीज तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट AHCE का मतलब क्या है, और दूसरा CHCE का मतलब क्या है। इनके चार अलग अलग मतलब होते हैं, वो आप देखिए। मैं इसको आराम से कह सकता हूं एनोडिक हाफ सेल। क्या कह सकता हूं बेटा? एनोडिक हाफ सेल, हाफ सेल इलेक्ट्रोड। आ रही बात समझ? एनोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोड, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या कह सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या क्या कह सकता हूं नेगेटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, या फिर एक और नाम मैं दे सकता हूं लेफ्ट हाफ सेल। क्या कह सकता हूं? लेफ्ट हाफ सेल। ये लीजिए, ये पहला पॉइंट मेरा आपको क्लियर हुआ क्या? ये AHC का मतलब क्या है। अब यहां पर मैं तुमसे बात करता हूं CHCE का मतलब क्या है। ये रहा सबसे पहली चीज। तो मेरे पास में जो चीज थी वो ये थी, इसको मैंने कवर किया। अब अगली चीज मैं इसको कवर कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? तो देखिए CHC का मतलब हुआ कैथोडिक हाफ, आ रही बात समझ? सेल इलेक्ट्रोड, या फिर मैं कहूं इसको रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या फिर मैं इसको कहूं पॉजिटिव हाफ सेल, या फिर मैं इसको कहूं राइट। आ रही बात समझ? राइट हाफ सेल। ये लीजिए, ये मेरे पास में रेड पूरी की पूरी एक जनरल टर्म बनी, कैथोडिक हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल और राइट हाफ सेल। क्लियर है बेटा? अब बड़ा ध्यान से देखिए, अब मैं ऑब्जर्वेशन यहां पर एक एक चीज का लिख रहा हूं। क्लियर है? देखिए इन पॉइंट को पहले आप लोग बड़े अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझिए, और अब मैं यहां पर इन पॉइंट का कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूं। ये लीजिए, तो पहली चीज यहां पर एनोडिक हाफ सेल पर आपने देखा कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हुआ। तो मैं यहां पर कह सकता हूं फर्स्ट वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हुआ। क्लियर है क्या बेटा? वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हुआ तो वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हुआ। यहां पर मैं ये कहूंगा, आ रही बात समझ में, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इंक्रीज हुई। क्लियर है? जिसके कारण सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। क्लियर है? तो थर्ड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? जबकि यहां पर मैं ये कह दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या हुई? डिक्रीज हुई। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पॉइंट ये कह दूंगा कि नेगेटिव चार्ज, आ रही बात समझ में, इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, और यहां क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। क्लियर है बेटा? वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो रही थी, तो यहां पर चौथा पॉइंट प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहां पर प्रोसेस क्या हुआ बेटा? ये लीजिए रिडक्शन। यहां पर प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन। यहां पर प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है, और एक सेल का
कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या मैं अब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? ए, बड़ा ध्यान से समझना, एच सी आर, AHCR मैग्नेटिक हाफ सेल रिएक्शन, क्या ये Zn सॉलिड से कन्वर्ट हुआ होगा Zn+2 एक्वस में, और इसने बड़े इजी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। क्लियर? यहां पर मैं CHCR लिख दूं। CHCR मतलब कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। तो यहां पर ये Cu+2 जो कि मेरे पास में एक्वस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा। ये लीजिए, ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा। अब अगर मैं इन दोनों को लूं तो ये कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेरे पास में कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए, ये यहां से Zn सॉलिड, बड़ा ध्यान से समझना, और ये Cu+2 एक्वस, डन। और ये यहां से लूं तो ये मेरे पास में बन रहा है Zn+2 एक्वस, और मैं यहां से इस चीज को अगर काम में लूं तो क्या मेरे पास यहां से ये Q सॉलिड बन रहा है क्या? ये लीजिए, क्या मैं इसको अब यहां पर लिख सकता हूं क्या? नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। ये लीजिए, ये एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल, और इन दोनों को मिलकर के क्या एक नेट सेल रिएक्शन आप लोगों के सामने आई क्या? क्लियर है बेटा? जब ये नेट सेल रिएक्शन आपके सामने आई है तो अब यहां से आपको कुछ काम की चीजों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, इस पूरी रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, आ रही है बात समझे, वो निकालना आना चाहिए, जिसको मैं कहूंगा एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर है? और वो कितने आ रहे हैं इस रिएक्शन में? 2। इसके बाद आपको निकालना आना चाहिए क्यूसी। क्यूसी का मतलब समझते हो ना? क्लियर है? इक्विलिब्रियम में हमने केसी, केपी, क्यूसी और क्यूपी दोनों पढ़े हैं। तो मैं ये कहूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम पे निकालता हूं तो मैं केसी की बात करूंगा, और पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे निकाल रहा हूं, किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाल रहा हूं तो मैं क्यूसी की बात करूंगा। तो यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं? क्यूसी। तो क्यूसी को क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, और क्या मैं यहां पर Cu सॉलिड, ये तो है एक्वस और ये है सॉलिड, इसी तरीके से क्या मैं यहां पर Zn सॉलिड और क्या मैं यहां पर Cu+2 एक्वस लिख सकता हूं क्या? और नोट करो कि सॉलिड एंड लिक्विड अगर कोई है तो इनकी कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या होती है? 1 यूनिट। आ रही बात समझ? इनकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। तो क्या यहां पर अब मेरे पास में ये बन जाएगा क्या? Zn+2 एक्वस में, और क्या मेरे पास में अब यहां पर ये लीजिए Cu+2 एक्वस में, क्या ये मेरे पास में क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा? बोलो, ये चीज समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, क्योंकि Zn+2 आ कहां से रहा है? एनोड पर। और क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड? ये लीजिए, ये तो Zn+2 आयन थे और ये कॉपर आयन था। मान लो इसकी जगह कोई दूसरा सेल होता तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, क्योंकि Cu+2 आ कहां से रहा है? कैथोड से आ रहा है। तो मेरे पास में इसकी कंसंट्रेशन 1 बन गई क्योंकि सॉलिड फेज में है, और इसकी भी कंसंट्रेशन 1 बन गई। तो क्या मेरे पास में पहले ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से एक सेल के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल और नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक रेडॉक्स प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है उसको मेंशन किया, तुरंत प्रभाव से हमने इसका क्यूसी निकाल लिया। बोलो बेटा, यहां तक मेरी बात आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या?
यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या बेटा? ये एक नेट सेल रिएक्शन बन गई। अब देखो, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो ई नॉट जेड से क्या ये Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है क्या? ये सॉलिड और ये एक्वास, फेज अलग अलग हैं, ये सॉलिड ये एक्वास, इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया। और ई नॉट क्या है? सेल पोटेंशियल। अब ये क्या होता है ये अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन को बनाना और उसको सेट करना आना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ई नॉट Cu+2 एक्वस, ये अलग फेज में है और इससे मुझे मिल रहा है Cu सॉलिड। 100% इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। मान लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू x है तो मैं इसकी वैल्यू को y मान लेता हूं। और क्या ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं क्या? क्लियर है क्या बेटा? तो यहां पर जो मेरे पास में वैल्यू आएगी नेट सेल रिएक्शन की, क्या वो x+y बन जाएगी क्या? क्लियर? बताओ, ये चीज यहां तक की बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा आपको सेल समझ में आ गया है? क्लियर है? तो अब मेरे पास में बच गया चार्ज। अब इधर देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहूं कि भाई इस पूरे प्रोसेस के दौरान ध्यान से देखिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ होगा वो लेफ्ट टू राइट हुआ होगा। कहने का मतलब एनोड टू कैथोड, कैसे हुआ होगा? एनोड टू कैथोड हुआ होगा। और एनोड टू कैथोड का मतलब जिंक टू कॉपर हुआ होगा। क्लियर है बेटा? अब मैं बात करूं कि फ्लो ऑफ करंट जो हुआ होगा वो लेफ्ट टू राइट हुआ होगा, मतलब कैथोड टू एनोड हुआ होगा। और कैथोड टू एनोड का मतलब कॉपर टू जिंक करंट का फ्लो हुआ होगा। ये लीजिए क्या बेटा, ये सारा सिस्टम अब आप लोगों की समझ में आ गया क्या? ये एक एक चीज क्लियर हो गई, हाँ या ना? वहां पर कॉपर का रोड का मास इंक्रीज हो रहा है और ये यहाँ पर कॉपर बढ़ता जा रहा है और ये यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है। लो बेटा, मैंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करा दिया, वोल्टिक सेल करा दिया। अब इसकी थ्योरी बचती है सॉल्ट ब्रिज वगैरह और इसकी रिएक्शन है देखना। क्लियर है? ये अपन कल की क्लास में करेंगे। बताइए शालू जी, यहां तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी शुरुआत कैसी रही? आगे फिर मजा आने लग जाएगा अगर इतना टॉपिक समझ में आ गया तो। क्लियर है? यहीं तक मैं आज की क्लास को रोक रहा हूं, कल की क्लास में फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक ठीक है? कुछ समझ में आ गया है यहां तक सारी चीज? चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में यहीं रोकता हूं बेटा।